तीन सवाल दरअसल इस चर्चा की शुरुआत में मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार को सियासी साजिश कहना सही है? क्योंकि बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार करके उन वोटरों को निकाला जाएगा जो दरअसल विपक्ष को वोट देते हैं। तो क्या यह सियासी साजिश कहना सही है? दूसरा सवाल, वोटर बनने के लिए ईसी का जरूरी दस्तावेज मांगना क्या गलत है? ये एक दूसरा सवाल हम लेकर आए, क्योंकि कई लोगों को अब दस्तावेज देने पड़ेंगे अपने जन्म प्रमाण पत्र का, अपने अभिभावक के जन्म प्रमाण पत्र का, यह साबित करने के लिए कि वो भारत के नागरिक है। और तीसरा सवाल, 1 जुलाई 1987 की कट ऑफ तारीख तय करना क्या गैर कानूनी है? यह सवाल पर भी हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं, क्योंकि आरोप कई हो चुके हैं। हमने देखा कि तेजस्वी यादव भी इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया हुआ है। तो पहले शहजाद पूनावाला, आरोप क्या है वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा समझने के लिए कि आपका इस पर क्या कहना है। तो प्रियंका गुप्ता, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में धांधली है। अब चुनाव आयोग कहता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में धांधली है तो एक काम करते हैं कि बिहार के चुनाव आने वाले हैं, जरा पूरी छाननी कर लेते हैं, इंटेंसिव ड्राइव चलाते हैं, पता करते हैं कि दरअसल सचमुच में क्या इस तरीके से इलीगल वोटर्स है या नहीं है। तो वो ड्राइव को लेकर भी आपको क्या शिकायत है फिर? देखिए साहिल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि विपक्ष किस तरीके से महाराष्ट्र के वोटर का डाटा मांग रहा था। पर आप बताइए कि महाराष्ट्र तो छोड़ दिया गया, उसमें तो पिक्सलेट पूरा डाटा दिया गया है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ब्लर होता है या इमेज उसकी देखी नहीं जा सकती या ब्लॉक्ड होती है। तो आप ये बताइए कि ये बिहार के पहुंच गए, और बिहार पहुंचे तो चुनाव के एन वक्त पर जाकर पहुंच गए। अब बिहार के चुनाव में जब घोषणा डेट की होने वाली है तब ये जाकर पहुंचे। आप बिहार की जनता को ये लाइन में लगाएंगे, कहेंगे 25 दिनों में सब लोग अपने माता पिता से लेके सबका जो है वोटर आईडी कार्ड और जितने भी प्रमाण पत्र है वो दीजिए। आपको पहले क्यों नहीं याद आया? आप 3 महीने पहले भी इस प्रक्रिया को, वोटर आईडी कार्ड को जिस तरीके से आप आधार कार्ड से लिंक करने जा रहे थे, तब क्यों नहीं किया आपने? आज बिहार की जो स्थिति है, लगभग 73% बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है। आप बताइए क्या गारंटी है कि उनके पास सारे प्रमाण पत्र मिल जाएंगे? पलायन करने वाले लोगों के बारे में क्या स्थिति है? खुद आपने बताया, आपकी सरकार ने बताया कि वहां पर लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कहां से वोटर आईडी कार्ड और जो है आधार कार्ड और सारी चीजें जो आप विचार करने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं, करेगा कौन? करेगी आपके सरकार के जो है अधिकारी। हम तो कहते हैं कि आप चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की जो स्थिति है वो वैसे ही कटघरे में है। कौन नियुक्त कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि किस तरीके से जो अधिकारी है उन पर कौन विश्वास करेगा। तो पूरी तरीके से ये प्रक्रिया चुनाव को पूरी तरीके से बाधित करने के लिए, जिस तरीके से आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें पूरी तरीके से सारे मुद्दे उठाए गए। ये मुद्दे ये थे कि आप किस तरीके से मनरेगा कार्ड को नहीं मानते, आप किस तरीके से गरीब वंचित शोषित लोगों को किस तरीके से बाध्य कर रहे हैं कि वो लाइनों में लगे जाके, और जिनके पास आधार कार्ड या अन्य जरूरी कागजात नहीं है वो वोट नहीं डाल सकेंगे। ये प्रक्रिया आपको इतनी जल्दी याद आ गई। पलायन करने वालों के लिए आपने कुछ बताया नहीं। ये तो सीधे सीधे वोटर का अधिकार छीनने वाली बात है। आप पूरी तरीके से संविधान को ताक पे रखते हैं। वैसे भी संविधान को लेकर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि उसमें जो समानता का अधिकार है, उसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द दिए गए हैं वो नहीं होने चाहिए। ये भारतीय कुल जनता पार्टी मिलाकर की जो जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर शहजाद पूनावाला, आक्षेप दो चीजों को लेकर है। पहला आक्षेप इस बात को लेकर है कि टाइमिंग को लेकर है। सवाल यह उठाया जा रहा है कि डेटा तो मांगा गया था महाराष्ट्र का, अब आप बिहार में जाकर छाननी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आक्षेप यह है कि वहां पर जो छाननी करने जाएंगे वह बिहार में जो आपकी सरकार है उन्हीं के अधिकारी बीएलओ बन के जाएंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर बन के वहां पर जाएंगे और वो छाननी करेंगे। और तीसरा आक्षेप यह है कि बिहार में कई सारे लोग ऐसे हैं, खास करके जो नंबर दिए गए 4.76 करोड़ बिहार वासी है जो इस प्रक्रिया के चपेट में आ सकते हैं। यह भी इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पास इस तरीके के दस्तावेज शायद नहीं होंगे, या तो वो बिहार के बाहर नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके हैं। तो ये तीन आक्षेप कुल मिलाकर विपक्ष के यहां पर नजर आ रहे हैं। शहजाद साहिल जी, देखिए, मैंने बड़े शांति से प्रियंका जी की एक एक बात को सुना और आपके भी सवाल मैंने एक एक करके लिख लिए। मेरा केवल आपसे यह आग्रह है कि अगर आप सच में जवाब चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, जितना उनको दिया, बिना हस्तक्षेप के। सबसे पहले प्रियंका जी के कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूं। मतलब कल ही हमने 50 वर्ष संविधान हत्या के मनाए और आज संविधान पर ज्ञान देने के लिए प्रियंका जी सामने आई हैं। मुझे लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस केवल कांग्रेस के ही लोगों में हो सकता है। उन्होंने दूसरा भी एक बात बोला कॉन्फिडेंस में कि अपॉइंटमेंट कैसे होती थी इलेक्शन कमिश्नर की। साहिल जी, क्योंकि
साहिल जी, दिस इज नॉट द पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। साहिल जी, मैंने पूरी बातें सुनी, अच्छी कड़वी। अगर आप नहीं चाहते मेरी बात, जनता आपको सुनना चाहती है। साहिल जी आप तय करो, साहिल जी आप तय करो, आपका चैनल, आपका शो। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी आपकी बात पूरी सुन ली गई थी, जरा उनको खत्म करने दीजिए। ये तू मैं तो बाद में होती रहेगी, और ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि इससे चुनाव की प्रक्रिया तय होने वाली है। तो आपके सवाल हमने सुन लिए, मैंने भी कुछ सवाल रखे हुए हैं। शहजाद को अपनी बात पूरे करने दीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे हम, क्योंकि नहीं तो ये सिर्फ तू मैं होती रहेगी। शहजाद अपनी बात खत्म करें, चलिए। कोई आदमी 6 मिनट बोले, लंबा चौड़ा बोले, उसके बाद मैं 6 सेकंड बोलूं और मुझे हस्तक्षेप का सामना करना पड़े, तो निष्पक्षता कई बार अन्य संस्थाओं की भी जांची जाती है। एनीवे, मैं अपनी बात पे आता हूं। इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात प्रियंका जी ने उठाई, मैंने नहीं उठाई, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। 1950 से लेकर 1993 तक एक ही अपॉइंट होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो सरकार डायरेक्टली करती थी। 93 के बाद पहली बार 3 मेंबर बना, और उस समय के कालखंड में टीएन शेषन कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, एमएस गिल तो मंत्री बन गए थे, और नवीन चावला के बारे में सीईसी क्या बोलते थे मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 2023 में पहली बार कानून बना जिससे कि एलओपी को भी प्रतिभाग मिला है उसमें पार्टिसिपेट करने का। आप मुझे बता दो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था कर्नाटका में बनाई है जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टिसिपेट कर सकता है उसके अपॉइंटमेंट में? प्लीज साहिल, अगेन देखिए साहिल जी, जनता देख रही है इस डिबेट को, बड़ी ध्यान मत दीजिए, आप आपकी बात करिए। प्रियंका जी प्लीज, वरना यही चलता रहेगा। मैं पूरे कार्यक्रम को आगे ही नहीं बढ़ा पाऊंगा, शहजाद भी वही बात करते रहेंगे। प्लीज ये इस तरीके से डिस्टर्ब मत करिए, आप अपनी बात खत्म करिए शहजाद प्लीज। प्रियंका जी प्लीज पूरी बात सुन लीजिएगा, आपकी बात पूरी सुनी गई थी। प्रियंका, शहजाद। साहिल जी, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते अपनी पार्टी का स्टैंड दे रहा हूं, तो ये मुझे लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी इन्होंने बात की कि आरोप कई सारे लगाए इन्होंने। महाराष्ट्र में परसों ही तो बॉम्बे हाईकोर्ट का आया ना फैसला कि जो 5 PM के बाद की वोटिंग हुई है वो बिल्कुल सही है, और वो कॉस्ट लगाने की बात कर रहे थे। क्या इन्होंने हाईकोर्ट का फैसला मान लिया? क्या हमारी छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन भी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 41 टाइम्स ईवीएम पर फैसला सुनाया। 41 टाइम्स, 41st टाइम पे जो सुनाया था वो वही बात उन्होंने कही जो उमर अब्दुल्ला इनके साथी ने कही। भाई, इलेक्शन कमीशन को तब आप प्रेज करते हो जब जीतते हो, और जब आप हारते हो तब आप गाली देने लगते हो, ये नहीं चलेगा। या उमर अब्दुल्ला की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी मानने को तैयार नहीं। अब आते हैं आज के विषय पर। क्या ये पहली बार बिहार में या इस देश में SIR, क्या पहली बार बिहार में? प्रियंका जी का आवाज जरा थोड़ा कम करिए, ऐसे बीच में बात करके ना फिर ये बीच बीच पे रोकते रहेंगे। चलिए शहजाद, अपनी बात खत्म करिए, जो मेन सवाल है बिहार के उस पर हम लोग आते हैं। चलिए शहजाद। मैं अपनी बात खत्म, हाँ उसी पे आ रहा हूँ। साहिल जी, और मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी आपसे थोड़ी रूडली बात हुई, मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि क्या SIR पहली बार हो रहा है क्या देश में या बिहार में? बिहार में 2004-5 में भी हुआ था, उस समय पर वो चमत्कार था, आज गुनहगार है। चलिए मान लेते हैं कि हमारी साजिश है। तो साहिल जी मुझे बताइए ना कि बिहार में चुनाव 2004-5 के बाद, 5 के बाद आज 2025 में चुनाव हो रहा है, बीच में 10 में, 15 में और 20 में चुनाव नहीं हुए। तो साजिश करनी थी तो 25 तक हम इंतजार करते रहे, और इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा, और उससे पहले नहीं किया। मतलब कोई तर्क है? और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अब देखिए तेजस्वी जी की बाइट सुनी मैंने कि केवल बिहार का हो रहा है। अरे साहब, 2004 में बिहार का हुआ था, 2005 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का हुआ था, उधर भी यूपीए की सरकारें थी नॉर्थ ईस्ट में, तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। और आज भी जो मैंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी, मुझे कैसे पता इलेक्शन कमीशन बिहार के बाद क्या तय करेगा, वो उसका निर्णय है। पर इलेक्शन कमीशन का जो मैंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ा है आज तक पे और बाकी चैनल्स पे, वो अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे करवाने के लिए। पर 2 या 3 महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जिनकी प्रोफिशिएंसी, की डॉक्टरेट में कहूंगा कि BCFV को जानते हो क्या है? बूथ कैप्चरिंग एंड फेक वोटर में है। वो बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटर वाले जो है आज वो SIR से बड़े चिंतित है कि कहां मेरा फेक वोटर कहीं पकड़ा ना जाए, कहां पर जो लोग योग्य है वोट करने के लिए वो योग्य वोट कर ना सके। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है, ये कोई मन से नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये पूरी प्रक्रिया प्रोटोकॉल के तहत होती है, और इसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सेक्शन 24 में आप अपील भी फाइल कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आखिरी बात करके समाप्त करता हूं, कि प्रियंका जी एक बात बताइए, महाराष्ट्र में आपका एक आरोप था कि 41 लाख वोटर्स बढ़ाए गए हैं 2 इलेक्शन के बीच में, विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के बीच में। साहिल जी, आप प्लीज ईमानदारी से बोलिए, जो 4-4.5% वोट का राइज हुआ है इस 24 वाले इलेक्शन में, 2004-4 के विधानसभा लोकसभा में भी 4.5% का हुआ, 2009 में भी विधानसभा लोकसभा के बीच में 4.5% का हुआ, उसके बाद भी 3 से 5% का वोट राइज हुआ हर महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के बीच में। तो तब हो रहा था, तब वो ठीक था, और आज हो रहा था तो वो गलत है क्योंकि न्यू वोटर जुड़े हैं। ये इनकी मानसिकता दरअसल
आंसर, और दलितों की बात, आदिवासियों की बात ये कर रहे हैं जिन्होंने 370 हटने का विरोध किया, जिससे कि उनको आरक्षण का अधिकार मिला, जो बाबा साहब आंबेडकर को अपने पैरों तले रखते हैं, जो बेटा साहब को बाबा साहब के ऊपर रखते हैं, जो सामंतवादी सोच ऐसी दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह आता है शहजाद, तो ये लोग सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन जिस प्रदेश में सिर्फ 75% लोगों के पास जरूरी दस्तावेज हैं, बाकी 25% लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, प्रोवाइड ही नहीं किए गए, यह आंकड़ा उनके बिहार से आ रहा है। ऐसे में इस तरीके के ड्राइव में जहां पर कहा जाएगा कि आपके अभिभावक का जन्म प्रमाण पत्र लाकर रखिए, उसके बिना माना नहीं जाएगा कि आप सिटीजन है कि नहीं है, ऐसे में यह कितनी ट्रांसपेरेंट हो पाएगी, सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। ऐसा है, दो स्पेसिफिक इसका काउंटर देता हूं मैं। इससे पहले मुझे बताइए कि 2004 में बिहार की हमारी देवतुल्य जनता के पास ज्यादा अनुपात में प्रमाण पत्र वगैरह थे या आज है डिजिटल ईरा में? बिहार में 2004 में तब जब करवाया तब तो एकदम बढ़िया था, बिल्कुल परफेक्ट था। और आज जबकि डिजिटल स्थिति में है हम लोग और सारी चीजें और भी एडवांस हो चुकी है, तब वो गलत हो रहा है। दूसरी बात, मैं सिर्फ प्रियंका जी से इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इसमें किसी का नाम गलत छूट जाता है तो क्या इसमें अपील की व्यवस्था है? बिल्कुल अपील की व्यवस्था है, आप उनका नाम जुड़वा दीजिए। पर मुझे यह बताइए कि जो व्यक्ति वहां का नहीं है, जो एलिजिबल वोटर नहीं है, उसके पास से वोटिंग करवाने का यह मकसद क्यों? और टीएमसी भी इस इशू को उठा रही है। टीएमसी जो बूथ कैप्चरिंग में 2011, 13, 18 और 23 के बाद हम लोग देखते हैं पंचायती पोल जिसपे कांग्रेस आरोप लगाती है, बूथ कैप्चरिंग के मास्टर सवाल ये बोल उठाया जा रहे रहा हैं है जब इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है उसके खिलाफ। 1952-56 में इसी तरीके का इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव किया गया था, 57 में किया गया था, 61 में किया गया था, 65 में किया गया था, 66 में किया गया था, 83-84 में किया गया था, 87-89 में किया गया था, 1992 में किया गया था, 93 में, 95, 2002, 2003, 2004, ये सारे साल है कि जब इस तरीके से इंटेंसिव ड्राइव किया गया था। आज ही क्या स्थिति है? और आपको याद होगा एपिक नंबर को लेकर टीएमसी ने ही सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन पर, आपने ही दिखा दिया था कि एक ही एपिक नंबर पे कैसे अलग अलग नाम भी उसमें जुड़े हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन अगर उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है तो आपको लगता है कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है? मानव जायसवाल। माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और जय जगन्नाथ। आज पूरे विश्व के गुरु हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी की पूजा हो रही है, तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए। ठीक, बहरहाल जो बात हो रही है, देखिए आपने बहुत सारे साल गिलाए, देश में बहुत सारे बदलाव हुए, देश अग्रसर रहा, आगे बढ़ा, हर चीज हुई। तो अगर ये मान्यता है और अगर इलेक्शन कमीशन को जब हम क्वेश्चन करते हैं ईसीआई कार्ड्स की वजह से, तो इलेक्शन कमीशन उसे तो पारदर्शिता दिखाती नहीं है, एक्सेप्ट करती है लेकिन डेटा शेयर नहीं होता है। लेकिन आज आप बोलना चाहते हैं कि जिनके पास वोटर कार्ड है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोटोकॉल मेंटेन ही नहीं किया। आज पूरे देश को आप एक चीज, नई चीज को सधाना चाहते हैं कि भैया ये जितने भी कार्ड्स हैं इसमें सभी त्रुटियां थी, लेकिन हम क्या करें, हमने तो बना दिया किसी को प्रधानमंत्री। आप बताना चाहते हैं 3 बार जो जीत के एक महिला मुख्यमंत्री आई है, तो भाई वो भी गलत है। ये बताना क्या चाहते हैं? ये भ्रमित करना चाहते हैं। आज वास्तविकता क्या है? जब कहीं इलेक्शन के पहले जब अचानक से एक बूम होता है, एक वोटर जुड़ जाते हैं। शाहजाद जी बहुत सुंदर तरीके से विवरण देते हैं, माफी में मांग रहे थे, आपसे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, इनको रोज ही मांगना चाहिए। बहरहाल, लेकिन क्या है कि 40 लाख 50 लाख वोटर्स ऐड हो जाते हैं। जब हम आपको बताते हैं कि एक ही ईसी कार्ड में आप 2-2 3-3 लोगों के नाम जुड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? और ये हो क्यों रहा है? आज डिजिटल एरा है, ये तो बता रहे हैं ना, डिजिटल एरा है, ट्रैकिंग बड़ी इजी है, आधार कार्ड आपके पास है। तो इसके लिए आपको वास्तविकता में आपको 1987 में ही क्यों जाना है कि हमारे पिताजी का अपडेट बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए भाई? इसका कारण क्या है? क्योंकि बिहार में जो इलेक्शन है ये पूरा देश जानता है, पूरे देश को पता है कि जिस तरीके से वहां पे काफी ज्यादा लोग देश में हर कोने में जाते हैं, वहां वो काम करते हैं। थोड़ा सा इंटरवेंशन करूं आपके बीच में, मानव जी, मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन करूं आपके बीच में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मैंने इस बारे में सवाल पूछा कि ये 1 जुलाई 1987 की तारीख आई कहां से है। तो उनका यह कहना है कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत, आपको भी पता है कि अगर भारत में किसी को वोटर होना है तो भारत का नागरिक होना अहम आवश्यक है, कि आप अगर भारत के नागरिक नहीं है तो वोटर नहीं बन सकते। तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1 जुलाई 1987 उस एक्ट के तहत कट ऑफ डेट बनाई गई है कि उसके पहले जो भारत में जन्मे हैं वो लोगों को भारत का सिटीजन माना जाएगा, और इसी के वजह से 1 जुलाई 1987 की कट ऑफ की तारीख आई है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। मैं आपको बस अपडेट कर रहा हूं। देखिए कितनी संवेदनशील विषय है ये। जिस तरीके से ये जो सरकार है, जो
मैंने दोहरी चरित्र वाली जो सरकार है, ये तो प्रमाणित हो रहा है। ये जिस तरीके से एनआरसी सूडो तरीके से लागू करना चाहते हैं कि आपको तो मेन आपकी राइट छीनना चाहते हैं। सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार आप बताना चाहते हैं कि 1987 के बाद अगर मेरे माता पिता का सर्टिफिकेट किसी भी कारण, चाहे वो बिहार में अगर आप चले जाइए, पटना में अगर कोई बांध आई हो, कहीं आग लग गया हो, अगर वो खराब माने जल गया हो और मुझे रिपीटेटिव मिला, क्योंकि उसमें डिजिटल एरा था नहीं, क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट तो बहुत उनको बहुत बड़ा डिजिटल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जब पूरे विश्व में कंप्यूटराइज सिस्टम में वो फॉन्ट ही नहीं था। तो आज आप बताना चाहते हैं कि अगर उन लोगों के पास अगर माता पिता के अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है तो वो हमारे वोटर्स नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है। नागरिकता का पैमाना है, नागरिकता पैमाना हो रहा है। ये जो नया जो लॉ लाना चाहते हैं, जिस तरीके से इसको स्क्रूटिनी करना चाहते हैं, ये क्या कारण है? यही कारण है ना कि एनआरसी को लेकिन आर्टिकल 326 के तहत भारत में आपको वोटर बनना है तो सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। ये तो कानून है। नहीं, देखिए उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हम तो इसको नजरअंदाज थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो आपको अवगत कर, आप ही की बातों को मैं रख रहा हूं। हमारी पार्टी वही बात को रख रही है कि आप जिस तरीके से ये एनआरसी के दौर पे जाना चाहते हैं, एनआरसी लागू करवाना चाहते हैं, ये मेन चीज तो आपको वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। आज जो हमारे गरीब है, जो प्रियंका भारती आप कुछ कहना चाह रही हैं, जो गरीब है, जो किसी तरीके से, उसके बाद मुझे जरा मोहम्मद अमीन जी के पास जाना है, उनसे कुछ चीजें हम समझ लेंगे। प्रियंका भारती आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले प्रियंका भारती। साहिल जी, मैंने सभी को सुना, तो मुझे भी अनइंटरप्टेड समय चाहिए क्योंकि बेहद गंभीर मसला है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल गंभीर मसला है, बोलिए। चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमने 4000 जगह पर वार्ता की, 1 महीने पहले की बात है, जिसमें उन्होंने 18 एजेंडा की सूची तैयार की। उस 18 एजेंडा में इसका जिक्र तक उन्होंने 1 महीने पहले नहीं किया। सवाल ये है कि जब बिहार में 88% लोगों के पास आधार कार्ड है तो आखिर आपने उसमें आधार कार्ड जोड़ा क्यों नहीं? डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या मांगे? 3 चीजें: जन्म प्रमाण पत्र, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2-3 के रिपोर्ट के अनुसार में 2001 से 2005 के बाद जितने बच्चे उनके जन्मे हैं, इनमें कुल 2.8% के पास ही इनका बर्थ सर्टिफिकेट है। अब इनसे आप इनके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मतलब 3% बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट अब उनके माँ बाप के मांगे जा रहे हैं। दूसरा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं माँ बाप के। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 के रिपोर्ट के अनुसार में 10 से 13% लोगों ने ही बस स्कूल की पढ़ाई करी है, 40 से 60 वर्षों के बीच जो लोग भी हैं। तो बाकी लोग तो अपने आप छट गए। अब जाति प्रमाण पत्र पे आते हैं। प्रियंका जी, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल सकता है। हम चला रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ग्राफिक्स में चल रही है। बोलिए। पासपोर्ट मांग रहे हैं, कहां से देगा बिहार का लोग? पहले ये बता दीजिए। तीसरी बात, जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिसमें से मात्र 20% लोगों, एससी समुदाय के लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, 25% ओबीसी समुदाय के पास जाति प्रमाण पत्र है। अब मुझे ये बताइए, जिनके पास जातिगत प्रमाण पत्र बाकी लोगों के पास नहीं, उनको आप कैसे जोड़िएगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो अनाथ लोग हैं, जिनको अपने माता पिता का पता नहीं है, वो कहां से इस देश में नागरिकता प्रूफ कर पाएंगे? उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। देखिए, फॉर्म 6 हुआ करता था, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, उसमें कहीं भी माँ बाप आज तक पूछा नहीं गया। तो ये अचानक से कहां से ये सब सवाल उठ रहा है? टाइम फ्रेम की भी बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं 24 तारीख को आपने नोटिफिकेशन लाया, 25 से आप बीएलओ को भेज रहे हैं और 25 दिन में आप करा भी लेंगे। 8 करोड़ लोग हैं बिहार में, मतलब 25 दिन में 8 करोड़ लोगों को कवर कर लीजिएगा। बिहार में हमने कास्ट सर्वे करवाया, 8 से 10 महीना हमको लग गया। अब 8 करोड़ लोगों को आप महीने भर में गिनती कर ले रहे हैं, उनके पास पहुंच जा रहे हैं घर घर। तब तो आप 2 महीने में देश भर में जातिगत जनगणना भी करा लेते, लेकिन आपको 2 साल लग रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाका है बिहार, बोलिए मत। सिंधु नदी का पानी आप रोक देते हैं, लेकिन कोसी मैया आपसे रुकती नहीं है। उसमें से जितने लोग, जिनका डेटा बह गया, जिनके पास जिनके कागज थे वो बह गए, घर बचता नहीं, आप कागज उनसे खोचिएगा। ये अमानवीय व्यवहार है। साथ ही साथ पलायन 4.5 करोड़ लोग कर गए। आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मजदूरी करने गया बाहर, जिसकी बीवी घर में है, वो बच्चे छोड़कर घर माँ बाप के घर जाएगी और बोलेगी, मम्मी पापा मुझे जातिगत प्रमाण पत्र दे दीजिए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट हमको प्रोवाइड करवा दीजिए। बात इतनी सी है कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनकी खुद की कुल मिलाकर मोहम्मद अमीन है, क्योंकि वो अमित शाह जी के जरा आप